अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर अदीज और आप देख रहे हैं यू आर अदीज। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ड नंबर 82 के कांग्रेस के पार्षद साजिद अंसारी जी। आज हम इनसे बात करेंगे। मुद्दा इनका है कि एक तरफ किसान परेशान तो दूसरी तरफ सरकार अनजान। इसी मुद्दे पर हम इनसे बात करेंगे। तो साजिद अंसारी साहब, आपका ये कहना है कि किसान बहुत ही परेशान इस समय है और उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, ऐसा क्यों? देखिए, जो लोकसभा के अंदर जो किसान विरोधी बिल पारित हुआ जी, उसको किसान लेके पूरे देश में सरकार से नाराज है। इनसे इतना खफा है कि ये कॉर्पोरेट जगत को आगे बढ़ा रहे हैं और जो किसान, जो हिंदुस्तान की आन और बान और जो अन्नदाता हैं, उनको ये लोग गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज देख रहे हैं देश के अंदर किस हालात से एनसीआर गुजर रहा है। दिल्ली के आसपास इलाकों के अंदर हरियाणा और पंजाब और यूपी के जो किसान हैं, अपने मांगों को लेकर सड़कों पे और नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को घेरने का काम किया है। अगर ये सरकार नहीं सुधरी तो अभी तो ये उत्तर भारत के कुछ राज्यों के अंदर है, नहीं सुधरी तो ये पूरे देश के अंदर ये किसान उग्र प्रदर्शन जी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है। देश के लोगों को रोजी और रोटी देता है ये किसान। जी, तो किसानों को लेकर लेकिन जो सरकार साजिद जी, पहले तो आप अपने मोबाइल अपने बीच में कराइए, थोड़ा आप किनारे आ रहे हैं जी। अब बिल्कुल सही। मेरा ये कहना है कि जो सरकार नई पॉलिसी ला रही है उसमें आपकी गवर्नमेंट का और आप लोगों का ये कहना है कि एमएसपी से उसको वंचित होना पड़ेगा, एकदम होना पड़ेगा जी। तो सरकार का देखिए, सरकार का ये कहना है, जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, उनका ये कहना है कि एमएसपी को लेकर इसमें जरा भी किसानों को परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। एमएसपी उनका उसी तरह बरकरार रहेगा, बल्कि जो नई पॉलिसी आ रही है उसमें किसानों को ये फायदा है कि वो अपने राज्य को पहले अपने राज्य में ही केवल अपना जो सामान बेचते थे, अब उनको इस नई पॉलिसी से ये फायदा है कि वो दूसरे राज्य में भी जाकर अपना सामान बेच सकते हैं। देखिए, पहले भी ऐसा रहा है, ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्य में नहीं बेचा करते जी। अगर ये सरकार की पॉलिसी ठीक होती तो इनकी कृषि मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री हरसिमरत कौर जी क्यों छोड़कर, उन्होंने कहा पार्लियामेंट के अंदर, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि ये जो बिल है किसान विरोधी बिल है, तब तो उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देके अपने पद को त्याग दे दिया जी। ऐसा नहीं कि किसान पहली बार जो है दूसरे राज्यों में, पहले भी कांग्रेस के जमाने में भी, यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड के जमाने में भी दूसरे राज्यों में, चाहे आप कान इस तरीके से पकड़िए चाहे उस तरीके से पकड़िए, कहने का ये मतलब है कि इन लोगों ने सिर्फ जुमलों के कि मतलब कि आपको ऐसा किया जाएगा, ऐसा पहले से होता रहा है। अच्छा, आप हमें ये बताने की कोशिश करिए कि इसमें किसानों को एमएसपी से क्यों वंचित होना पड़ेगा, कैसे? क्योंकि इनका जो मूल्य निर्धारण है वो कॉर्पोरेट जगत के हाथ में चला जाएगा। आप किसान पैदावार करेगा, खेती करेगा और उसके अन्य का जो है कोई दूसरा कॉर्पोरेट जगत जो है उसका माल का दाम तय करेगा, वो किसान नहीं तय करेगा। वो अन्नदाता है, वो बना रहा है कि हमारा जो अन्न है वो कैसे और कितने में बिकेगा, वो किसान तय करेगा। कॉर्पोरेट जगत क्यों करेगा भाई जी? यही तो हमारी मांगे है कि कॉर्पोरेट जगत क्यों, सारा कुछ आप कॉर्पोरेट जगत को दे रहे हैं। बड़ी बड़ी जो हिंदुस्तान के पूंजीपति हैं आप उनको दे रहे हैं। किसान क्यों, क्या मांग कर रहा है? किसान तो यही मांग कर रहा है ना कि हमारी चीज जो है उसका विक्रय मूल्य जो है कौन तय करेगा? पहले सरकार तय करती थी, लेकिन किसानों का सीधे सीधे, जब यूपीए सेकंड की सरकार थी तो आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि किसान जो है
अपना विक्रय मूल्य स्वयं तय करेंगे। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे पहले किसानों को अगर माल खरीदने वाला नहीं मिलता था तो सरकार उनसे एमएसपी रेट पे माल खरीदती थी, तो अब ऐसा नहीं होगा। नहीं, क्योंकि अरे जब अब ये कॉर्पोरेट जगत तय करेगा, अब इनके माल को कॉर्पोरेट जगत जो है खरीदेगा और एक का माल चार गुना में बेचेगा। अच्छा, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि किसानों का शोषण होगा और जो कॉर्पोरेट जगत है वो लोग माल स्टॉक करेंगे और महंगे दामों पर बेचेंगे। एकदम बिल्कुल सही। ये अपने यहाँ माल को इकट्ठा, ये इंस्पेक्टर राज वापस ला रहे हैं कि माल जो बिचौलिया है इसको माल खरीदेगा, इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करने के बाद जी फिर ये जो है माल को ब्लैक मार्केट के अंदर और ब्लैक तरीके से बेचने का काम करेगा। यही नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पॉलिसी जो है वो कॉर्पोरेट जगत को बढ़ावा देना है, किसानों को बर्बाद करना और देश को बर्बाद करना, ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नीति तो है। साजिद अंसारी जी, आज का पेपर अगर आपने पढ़ा होगा तो हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किसानों से ये आग्रह किया, ये अनुरोध किया है कि वो अपने आंदोलन को छोड़कर आए, हमसे वार्ता करें, हमसे कन्वर्सेशन करें, जो भी बीच का रास्ता निकलेगा हम निकालेंगे। तो किसान ऐसा क्यों नहीं कर रहे? इनको तो पहले दिन जब आंदोलन शुरू हुआ था, इनको पहले दिन करना, लेकिन जब 4 दिन इन्होंने देखा कि पूरा नेशनल हाईवे दिल्ली एनसीआर से लगाए पंजाब तक एक किसान सड़क के ऊपर है, इन लोगों की जो है जिज्ञा बंद हो गई। अचानक इन लोगों ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। आज ये कह रहे हैं अमित शाह, लेकिन ये जुमलेबाजों की सरकार है। अमित शाह कहते हैं हम वार्ता करेंगे। अगर ये वार्ता करते हैं और उसके बाद ये बदल जाएंगे कि अरे वो तो जुमला था, ये जुमलेबाजों की सरकार है, किसान वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन किसानों की बात को तो आप मानिए। हाँ, लेकिन जुमलेबाजों की सरकार आज कहेंगे ये कुछ और कल करेंगे ये कुछ। हाँ, तो किसान सड़क पर है, आज कह रहे आप मैदान में आ जाइए। अरे आप सरकार हैं, आप देश के गृह मंत्री हैं, आप किसानों तक पहुंचिए तो। अच्छा, एक तरफ किसान आंदोलन कर रहा है दिल्ली में और वो सिंधु बॉर्डर पर, और दूसरी तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज या कल शायद बनारस काशी आ रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, देव दीपावली एक धार्मिक त्योहार है जी, और बड़ी सादगी से हर वर्ष मनाया जाता है काशी की इस गंगा जमुनी तहजीब पर में। लेकिन करोड़ों रुपया खर्च करके देश का प्रधानमंत्री बनारस आ रहे हैं। अब बनारस तो ऐसे तो आते नहीं, 4-4, 5 महीने के बाद जो है बनारस की हाल को आप नहीं देखते। बनारस के आपको मैं दिखा दूं, फेसबुक और उस पे मैंने लगाया था कि बनारस के अंदर जो कूड़े का वो ढेर होता है उसको हरे रंग की चादर से घेरा गया है। सच्चाई को छिपाया जा रहा है। बनारस के अंदर सड़कें, जिधर से वो प्रधानमंत्री गुजरेंगे वहां की सड़कें मरम्मत पैचिंग कर दी जा रही है, करोड़ों रुपया खर्च। नहीं सारी ये तो पहली बार नहीं हो रहा कि कोई प्रधानमंत्री अगर किसी जिले में या किसी स्टेट में जा रहा है तो वहाँ की मरम्मत की जाती है। ये तो पहले भी होता था, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो। देखिए, ऐसा नहीं है। आप बनारस के जो है सांसद हैं जी, पहले आप सांसद है बनारस के, फिर आप देश के प्रधानमंत्री हैं। पहले आपका ये संसदीय क्षेत्र है, पहले यहाँ की मूलभूत सुविधा आप देखेंगे। आप जब आएंगे देश के प्रधानमंत्री के तौर पे तो यहाँ मरम्मत का कार्य आप करवाएंगे, तो ये काम ठीक नहीं है। आप आएंगे तो ठीक, हम कह रहे हैं मैं यहाँ निवास कर रहा हूँ, मुझे वो मूलभूत सुविधा क्यों नहीं मिल रही है? जब आप आएंगे तभी हमको वो सड़क बनी मिलेगी, हमको पहले से क्यों नहीं वो सड़क और वो गलियां, वो जो यहाँ सफाई व्यवस्था का जो अभियान, स्वच्छ भारत अभियान जो चलता है, हमारे वार्ड से भी जो है सारे कर्मचारियों को ले जाके वहां लगा दिया गया है। आज 3 दिन पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, वहां प्रमुख सचिव जी आए हैं, तमाम ऐसे लोग। तो ये कहने का हमारे ये मतलब है कि आप ये बताइए कि जब वीआईपी आएगा तो तभी शहर को दुरुस्त किया जाएगा। नहीं, बनारस काशी तो पहले से ही प्रोग्रेस कर रहा है, चाहे आप यहाँ की सड़कें देख ले, चाहे लाइटिंग देख ले, चाहे नमामि गंगे परियोजना देख ले। आप एक बात बताइए ना, खंभों पर लाइट चाइना की झालर लगा देने से इसी को विकास कहते हैं? यहाँ की सड़कें महीने में 4 बार बनती है और 4 बार धंस जाती है। आपने अभी 3 दिन पहले कहीं आपने देखा सड़क धंसी होगी पेपर के माध्यम से? आपने देखा? हिंदुस्तान का पेपर उठा के देख लीजिए, 3 दिन पहले की बात है, बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है।
महमूदगंज। सारी अंसारी जी, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि सड़कें पहले से और बेहतर हो रही है और ये कांग्रेस गवर्नमेंट से और बेहतर हो रही है। कौन से क्षेत्र में? चाहे आप बाबतपुर ले लीजिए, चाहे आशापुर ले लीजिए, चाहे कहीं कोई भी एरिया ले लीजिए आप। देखिए, बाबतपुर का जो नेशनल हाईवे है वो ऐसा नहीं है कि मोदी जी के कार्यकाल में वो शुरू हुआ और मोदी जी ने सिर्फ फीता काटने का काम किया है। आप यही घाट पे घूम लीजिए, आज 5वां दिन है बैसासुर से 80 घाट तक। एक नाविक जो है भूखा मर रहा है, सारी नावों को बंद कर दिया गया है। कोई सैलानी जा नहीं सकता। देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं बनारस के अंदर, वो पहले यहाँ के सांसद हैं। आप यहाँ के लोकल निवासी को, आप यहाँ के मूल निवासी को आप भूखा, जो नाविक है रोज जो मल्लाह है अपनी नाव को चला के अपना जीवनोपार्जन करता है, अपने बच्चों का पेट पालता है, आप उनकी आज 5 दिन से बंद किए हुए। ये कहाँ का इंसाफ है? जी, देश का प्रधानमंत्री इसी तरीके से होना चाहिए। हम कुछ सवाल आपसे और करेंगे, फिर उसके बाद फिर से किसानों के मुद्दे पर आएंगे। 2014 में 18,000 गांव ऐसे थे जो बिजली जहां नहीं थी, जो बिजली से वंचित थे, और मोदी गवर्नमेंट आने के बाद वहां बिजली पहुंचाई गई है। आपके पास कोई लिखित ऐसा प्रमाण है? जी, मेरे पास एक लिखित, बल्कि मैं जी न्यूज की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। नहीं, जी न्यूज की रिपोर्ट आप बता रहे हैं। जी न्यूज सबसे बड़ा गोदी मीडिया है। सबसे बड़ा जी न्यूज गोदी मीडिया है। मोदी के ये लोग चाटुकारिता करके अपनी टीआरपी बढ़ाने का कार्य करते हैं। और जो जनधन खाते खुलवाए गए 38 करोड़, उस पे क्या कहना आपका? वो जनधन खाते के अंदर जो 38 करोड़ है, इन्होंने लोगों से जो वादा किया था कि आप खाता खोलिए, आपके खाते के अंदर, आज उसी खाते के अंदर लोगों ने पैसा जमा किया है और पैसा निकालने का और जमा करने का पैसा उनको काटा जा रहा है। कौन से हम जनधन खाते की बात करते हैं? उसी खाते में सारी जी 500 रुपया आए हैं लॉकडाउन में। अरे आप 500 रुपया तो इनको 500 क्या 15,000 देना चाहिए था। 2 बार 500 रुपया दे देने से आपने 5 महीना 8 महीना लॉकडाउन कर दिया और लॉलीपॉप थमा दिया लोगों को 500 रुपया देके। जी, ये और 2 करोड़ आवास का निर्माण कराया गया है गरीबों के लिए। अरे भैया, 2 करोड़ निवास जो आवास जो बनाया गया है तो उन्हीं को मिला है जो मोदी के भक्त है। हमारे यहाँ से 5,000 फार्म भरा गया, मुश्किल से 1 या 2 व्यक्तियों को मिला है मेरे वार्डों के अंदर। कहाँ, किस क्षेत्र में मिल रहे हैं, किसको मिल रहे हैं, हम तो ये जानना चाहते हैं। हमको वो पेपर देखना है कि वो दिखाएं। मैंने भी आरटीआई के माध्यम से मांगा कि बनारस के अंदर कितना जो है आवास के लिए फॉर्म भरा गया और कितने लोगों को सैंक्शन किया गया। यानी आप सीधे गवर्नमेंट पे ब्लेम कर रहे हैं कि उन्हीं के लोगों को ये आवास मिले हैं। एकदम, जिनकी लाठी उनकी बैठ। आज चाहे थाना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट हो, भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा के अंदर है। जी, कहीं बिना पैसे के बात नहीं होती। हम देश के नागरिक हैं। सारी जी, मैंने आपको इतने काम दिखाए भाजपा सरकार के, अभी तो लिस्ट बहुत लंबी है। अभी मैंने 2-4 ही आपको काम बताए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी गवर्नमेंट ने किसानों के लिए या मजदूरों के लिए या बुनकरों के लिए या गरीबों के लिए क्या काम किया था? आपको बता दें जी कि मनमोहन सिंह की सरकार में पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ किया। आपको मालूम होना चाहिए जी। मनमोहन सिंह जी, और सारे जिलों के अंदर क्रय और विक्रय केंद्र मनमोहन सिंह की सरकार ने खोला था। क्रय विक्रय केंद्र, आपको पता होना चाहिए जी। सरकार बिचौलियों को हटाकर, यूपीए की सरकार ने बिचौलियों को हटाकर किसानों और गवर्नमेंट को आमने सामने, मतलब बायर सेलर दोनों को आमने सामने कर दिया। ये खासियत थी मनमोहन सिंह सरकार की। तो ये भी गवर्नमेंट ये संकल्प ले रही है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कराएगी। ये भाई साहब 6 वर्ष होने को आ गए, 6 वर्ष से ऊपर होने को आ गए। मोदी जी पहली 5 वर्षीय सरकार, अब 1 वर्ष ये। आप 6 वर्ष में तो सिर्फ जुमलेबाजी करते रहे। नहीं, जुमलेबाजी कहाँ है सारी जी? करोड़ों किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए डाले जा रहे हैं। अरे भैया, बता तो रहे हैं कि हर साल हमसे, देखिए आप एक बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, कौन से किसानों के अंदर खाते के अंदर गया, कितना किसान खुशहाल है,
ये आप हमको बताएं, जी और मुझे कुछ समय दे तो मैं बताऊंगा आंकड़ा कि कितना हिंदुस्तान का किसान या उत्तर प्रदेश का या मेरे बनारस जिले का किसान जी। कितना खुश है। जी अभी मेरे पास 2 लोग बैठे हुए थे, वो भी गांव देहात से बिलोंग करते हैं, थोड़ा बहुत खेत है, लेकिन कोई खुश नहीं है सरकार से। जी हम आपको आप बता दें, देश के अंदर बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार जी और जो विकास के मुद्दे पर यह सरकार आई थी, पूरी तरीके से विफल सरकार है। जी इन लोगों ने देश के अंदर सिर्फ जुमलेबाजी और देश को बांटने का काम किया है। किसान आज उग्र प्रदर्शन कर रहा है। आज जो अन्नदाता है, आप उसको वाटर कैनन से आप उनको जो है, आप वार्ता चाइना के अंदर नहीं करते, जिसने आपकी जमीन को हथियाने का काम किया है। जो देश का अन्नदाता है, जो देश को पेट भरता है, आप उन पर वाटन कैनन से लाठीचार्ज करके उनको भगाने का काम करते हैं। जो आज चाइना में बॉर्डर पर, हिंदुस्तान और चाइना के बॉर्डर पर, वो हमारे 80-80 किलोमीटर पर जो है वो काबिज है। आप उनसे वार्ता करते हो, और हमारे देश के जो अपना नागरिक है, जो अपना किसान है, जो अन्नदाता है, आप उस पर वाटर कैनन से हमला करते हो, उस पर लाठीचार्ज कराते हो। तो ये कैसी सब पॉलिसी जो है? मसले हैं सारी अंसारी जी, इनको कैसे हल किया जा सकता है? देखिए, ये सरकार पूरी तरीके से विफल है। जी देश का एक एक बच्चा, एक एक किसान, एक एक मजदूर, एक एक नौजवान, एक एक बूढ़ा अब चाह रहा है कि ये सरकार को वापस जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी को वापस जाना चाहिए। और यकीन मानिए, सैलाब आएगा और आने वाला है। जिस दिन सैलाब आएगा, जिस दिन हिंदुस्तान की जनता सड़कों पे उतरकर इनका विरोध करना शुरू कर देगी, यकीन मानिए ये उल्टे पांव अपने घर को वापस भागेंगे। और एक एक हिसाब जनता लेगी इनसे, एक एक हिसाब नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, देश की जनता आपसे हिसाब जरूर लेगी। तो सारी जी 2014 से मैं देख रहा हूँ, कभी बुनकर आंदोलन होता है, कभी किसान आंदोलन होता है, कभी मजदूर आंदोलन होता है, फिर भी गवर्नमेंट इन्हीं की आती है। देखिए, सैया बहन कोतवाल तो अब डर काहे का, प्रदेश में सत्ता इनकी, मरकज में सत्ता इनकी, और सारा अमला इनके हाथों में। ये जैसे चाह रहे हैं वैसे घुमा रहे हैं जी। आप पूर्व में भी बिहार के अंदर चुनाव के अंदर देख लीजिए, जो जीता प्रत्याशी उसको तो है सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि उन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। बाद में उनसे कह दिया जा रहा है कि आप 150 वोटों से हार गए, आप 200 वोटों से हार गए। जो प्रत्याशी पहले 500 वोटों से जीत चुका था या 1200 वोटों से जीत चुका था, उनको, ये लोकतंत्र की हत्या है एक तरीके से। बिल्कुल लोकतंत्र में इसको तानाशाही, हिटलर भी तानाशाही करता था। लेकिन यकीन मानिए, जिस दिन हिंदुस्तान की जनता जागरूक हो जाएगी, जिस तरीके से जर्मनी को जनता वहां की जाए, और हिटलर को क्या करना पड़ा था, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, अल्लाह ना करे, नरेंद्र मोदी जी को ऐसा करना पड़ा। जी। चलिए, ईवीएम मुद्दे पे हम आपसे फिर कभी वार्ता करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे। एट लास्ट आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बहुत सारे मसले अभी हमारे देश में हैं, और हमारे देश को इस समय डेवलपमेंट की जरूरत है, प्रोग्रेस की जरूरत है, क्योंकि इसकी जीडीपी आपने देखी थी कि -24% लगभग गिर चुकी थी। तो इन सब मसलों से उभरने के लिए सरकार से आपकी क्या मांग है? देखिए, जब तक देश के अंदर जातिवाद, धर्मवाद और झूठे मामलों के अंदर उलझाया जाएगा और विकास के मुद्दे पर बात नहीं होगी, चर्चाएं नहीं होगी, काम पर चर्चा नहीं होगी, भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं होगी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। पहले, आज आलू मालूम है आपको 50 रुपया किलो बिक रहा है। मैं सब्जी खरीदता हूँ, 50 रुपया किलो आलू खरीदता हूँ। जिस वक्त मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 375 रुपये गैस मिलती थी, आज 750 रुपये की गैस मिलती है। क्या उन लोगों को अब नहीं दिखाई देता? जो लोग 50 से 52 रुपये
और 60 रुपए तक पेट्रोल और डीजल खरीदते थे, आज वो 80, 82, 85 रुपए पेट्रोल और जी। डीजल खरीद रहे हैं। देश के अंदर पेट्रोल और डीजल पर बात नहीं होती, महंगाई पर बात नहीं होती। बात किस पे होती है? लव जिहाद पे बात होती है। बात किस पे होती है? गौ माता पे बात होती है। बात किस पे होती है? जाति और धर्म पे होती है। हाँ, बात किस पे होती है? 370 पे होती है। अरे आप बात तो विकास पर करिए, जी। बात विकास पर करिए। चलिए बात सारी अंसारी जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप देख रहे हैं यू आर हदीस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल यू आर हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। एक बार फिर से सारी अंसारी जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।